नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले भी हमने सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी के लिए मल्टीपल वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। यह हमारा सीपीसीटी एग्जाम के लिए पार्ट नंबर 22 है। इससे पहले हम पार्ट 21 अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप सभी वीडियोस को चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखते हैं आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है आईएसपी का फुल फॉर्म होता है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी कुछ कंपनीज होती हैं जो कि आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो वह कंपनी आपका क्या कहलाएगी? आईएसपी। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी कुछ कंपनियां होती हैं जो एक यूजर को इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट सर्विस प्रदान करती हैं। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी कुछ कंपनियां होती हैं जो कि यूजर को इंटरनेट की सर्विस प्रदान करती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या सीपीयू से स्लो होता है और मेन मेमोरी से फास्ट होता है? यह थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। सीपीसीटी एग्जाम में बिल्कुल सेम तरीके से यह क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जैसे क्वेश्चन आपको दिखाता हूं टाइप करके, सेम इसी प्रकार से यह क्वेश्चन सीपीसीटी एग्जाम में पहले से पूछे जा चुके हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि निम्न में से क्या सीपीयू से स्लो होता है और मेन मेमोरी से फास्ट होता है। यह थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकली है, घुमा दिया गया है क्वेश्चन में। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में, पुरानी वीडियो में बताया है कि कंप्यूटर में सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी ही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि सीपीयू के स्पीड से तो स्लो होती है लेकिन बाकी अदर सभी मेमोरी से क्या होती है? फास्ट होती है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी है? तो कौन सी है वह? कैश मेमोरी। यह क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि निम्न में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? तो भी उसका आंसर है कैश मेमोरी। सीपीसीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन कैश मेमोरी का आता ही है, मैक्सिमम पेपर में पूछा गया है। और कंप्यूटर के अंदर सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो कैश मेमोरी होती है उसकी स्पीड सीपीयू की स्पीड से तो स्लो होती है, लेकिन बाकी सभी मेमोरी से कंपेयर किया जाए तो यह बहुत फास्ट होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक टेप एक ब्लैंक मेमोरी होती है। जो मैग्नेटिक टेप है वह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब जो कि लंबे समय तक डेटा को स्टोर करके रखती है। यह एक मैग्नेटिक टेप होती है जिसमें डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है। और जो मैग्नेटिक टेप है वह सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होती है। सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब इसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में डेटा को स्टोर किया जाता है और उसी प्रॉपर सीक्वेंस में डेटा को रिसीव किया जा सकता है। आप डायरेक्ट किसी डेटा को इसमें एक्सेस नहीं कर सकते हो। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है जिसमें डेटा को जिस क्रम में स्टोर किया जाता है उसी क्रम में डेटा को रिसीव किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है मैग्नेटिक टेप। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर सीडेक द्वारा सबसे पहले बनाया गया था? मतलब सीडेक कंपनी ने सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत में बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है परम 8000। यह क्वेश्चन 2-3 बार सीपीसीटी एग्जाम में पूछा गया है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, या फिर सीडेक कंपनी किस नाम से सुपर कंप्यूटर को बनाती है, या परम 8000 को किस ईयर में बनाया गया था। यह क्वेश्चन कई टाइप से पेपर में पूछा जाता है। हमसे यहां पूछा गया है निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर सीडेक द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। तो जो सीडेक कंपनी है उसने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था परम 8000, जो कि बनाया गया था 1991 में, 1991 में बनाया गया था
परम 8000 को, और सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इस कंपनी का ऑफिस हेडक्वार्टर पुणे में है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3-4 क्वेश्चन पढ़ने मिल गए। सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक कंपनी किस नाम से सुपर कंप्यूटर बनाती है? परम नाम से बनाती है। और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया था? परम 8000। पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 कब बनाया गया था? 1991 में। और सीडेक कंपनी का ऑफिस कहां पर है? पुणे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परम 8000। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। यूपीएस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आपके कंप्यूटर में पावर का बैकअप देती है। आपने देखा होगा कंप्यूटर के साथ यूपीएस के अटैच किया जाता है। यदि पावर सप्लाई कट हो जाती है, लाइट चली जाती है कुछ देर के लिए, तो आप अपने कंप्यूटर को यूपीएस से 10 से 15 मिनट तक चला सकते हैं। यूपीएस आपके कंप्यूटर को पावर का बैकअप देता है कुछ समय के लिए। तो हमसे यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। यूपीएस क्या करता है? यदि लाइट जाती है, पावर कट हो जाता है, तो इंटरप्ट को आने से रोकता है। यदि यूपीएस नहीं होता तो आपका कंप्यूटर लाइट जाने पर तुरंत बंद हो जाता। हो सकता आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल खुली होती तो उसमें इंटरप्ट आ जाता, वो डिलीट हो सकती थी, वो डैमेज हो सकती थी। तो यूपीएस का काम होता है इंटरप्ट को रोकना। लाइट गई मतलब कोई इंटरप्ट आया आपके वर्किंग में, आपकी फाइल में, तो इंटरप्ट को आने से ये कुछ देर के लिए रोक देता है, आपको समय दे देता है कि आप अपने सारा वर्क सेव कर लीजिए और कंप्यूटर को प्रॉपर्ली शट डाउन कर दीजिए। तो यूपीएस अनइंटरप्टेड मतलब इसका आंसर होगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये इंटरप्ट को आने से रोकता है। इंटरप्ट मतलब रुकावट, कोई रुकावट आ जाती है उसको आने से रोक देता है। कौन? यूपीएस। आपको कुछ समय तक पावर का बैकअप दे देता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आपको एक पावर सप्लाई देता है जिसमें कोई इंटरप्ट नहीं आता है, रुकावट नहीं आती है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। फोर्ट्रान एक ब्लैंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी फोर्ट्रान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सीपीसीटी में पूछे गए हैं। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म पूछा गया है, फोर्ट्रान कैसी लैंग्वेज है, फोर्ट्रान किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में कैश मेमोरी से रिलेटेड, आईपी एड्रेस से रिलेटेड, फोर्ट्रान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर सीपीसीटी क्वेश्चन पेपर से ही निकाले हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा फोर्ट्रान का एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी प्रकार से देखने मिल जाता है, कैश मेमोरी का क्वेश्चन देखने मिल जाता है। तो सीपीसीटी एग्जाम में टॉपिक फिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो आपको पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो हमसे पूछा गया है फोर्ट्रान एक ब्लैंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी और फोर्ट्रान जो है वह थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी बाइनरी। फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी बाइनरी लैंग्वेज 0-1 वाली। सेकंड जनरेशन की होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज। और C++ जावा मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस जनरेशन की है? थर्ड जनरेशन की है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सुविधा देती हैं वो होती हैं फोर्थ जनरेशन की। तो यहां पर जो फोर्ट्रान है वह थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी। सेकंड जनरेशन की कौन सी है? असेंबली। और मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ जावा थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूटिंग प्रोसेस में MBR का फुल फॉर्म होता है। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, तो वह कुछ समय तक इंटरनल प्रोसेस को चलाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। और जब बूटिंग प्रोसेस चलती है तो वहां पर MBR का यूज होता है। MBR का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट रिकॉर्ड। बूटिंग प्रोसेस में MBR का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। जब बूटिंग प्रोसेस होती है तो शुरुआत यहीं से होती है, मास्टर बूट रिकॉर्ड से। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? MBR का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। ऑडियो CD से
डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना क्या होता है। यदि आपके पास कोई सीडी है और आपकी सीडी में जो डेटा है उसको आप कंप्यूटर में यदि कॉपी करना चाहते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। पहले तो आपको सीडी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और एक सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सीडी के डेटा को जब हम कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। अपलोडिंग, बर्निंग, रिपिंग या डाउनलोडिंग। तो जब भी आप सीडी का डेटा कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो उसे कहा जाता है रिपिंग। जब आप एक सीडी या डीवीडी का डेटा कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिपिंग कहा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सीडी का डेटा जब कंप्यूटर में कॉपी किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिपिंग। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से लिया गया है। प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना क्या होता है। प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना क्या होता है। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार सीपीसीटी एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। यहां पर हमसे पूछा गया है एक प्लेन टेक्स्ट है, उसको साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए साइपर टेक्स्ट क्या होता है। साइपर टेक्स्ट एक सीक्रेट कोड होता है जो किससे बनता है, प्लेन टेक्स्ट से बनता है। जब एक सेंडर और एक रिसीवर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो सेंडर रिसीवर को क्या भेजता है, प्लेन टेक्स्ट भेजता है। प्लेन टेक्स्ट मतलब अपनी नॉर्मल इंफॉर्मेशन। उस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है, एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है। तो प्लेन टेक्स्ट को जब इनक्रिप्शन लगाया जाता है प्लेन टेक्स्ट पर तो हमें क्या मिल जाता है, साइपर टेक्स्ट। और साइपर टेक्स्ट क्या होता है, साइपर टेक्स्ट होता है हमारा एक सीक्रेट कोड। यह सीक्रेट कोड नेटवर्क से रिसीवर के पास भेजा जाता है। जब यह कोड रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो रिसीवर साइट पर लगाया जाता है डिक्रिप्शन, और डिक्रिप्शन के द्वारा इस साइपर टेक्स्ट को, सीक्रेट कोड को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीपीसीटी एग्जाम में पूछा गया है, कई तरीके से पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी के साथ ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इंक्रिप्शन लगता है सेंडर साइड पर, डिक्रिप्शन लगता है रिसीवर साइड पे। इंक्रिप्शन का काम क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलना। साइपर टेक्स्ट मतलब एक सीक्रेट कोड, और जब यह सीक्रेट कोड रिसीवर के पास पहुंचता है तो वहां पर डिक्रिप्शन लगाया जाता है और इस सीक्रेट कोड को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। तो हमसे पूछा गया है प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना क्या होगा, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन सेंडर के साइड पर परफॉर्म होता है जो कि प्लेन टेक्स्ट को किसमें बदल देता है, साइपर टेक्स्ट में बदल देता है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदलना है तो उसे क्या कहेंगे हम, डिक्रिप्शन, जो कि रिसीवर के साइड पर होता है। आप जो भी कम्युनिकेशन इंटरनेट पर करते हो उसको सिक्योरिटी के साथ करने के लिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनक्रिप्शन। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। फुटनोट जर्नली किसी पेज पर ब्लैंक में दिखाई देता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड का है। फुटनोट और एंड नोट, फुटनोट और एंड नोट एमएस वर्ड में बनाए जाते हैं। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, ये आपकी फाइल है, इस फाइल में आपने कुछ मैटर टाइप करके रखा है। यदि आप किसी शब्द से रिलेटेड, कोई वर्ड है आपका, उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट नोट लिखना चाहते हो, कोई टिप्पणी लिखना चाहते हो तो आप नीचे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई इंग्लिश का वर्ड है, टफ वर्ड है, और आप उसका हिंदी मीनिंग नीचे दिखाना चाहते हो ताकि आप जो फाइल किसी को दो, यदि यह फाइल आप किसी को देते हो तो वो उस वर्ड का नीचे हिंदी मीनिंग भी पढ़ सके। तो अपनी फाइल में यूज होने वाले किसी वर्ड का फुल फॉर्म या मीनिंग शो करने के लिए पेज के नीचे एक फुटनोट ऐड कर दिया जाता है। तो फुटनोट हर पेज में बॉटम में होता है। जैसे कि फुटर पेज में नीचे होता है, उसी प्रकार से फुटनोट भी हर पेज में बॉटम में दिखाई देता है। फुटनोट और एंड नोट का काम क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन को शो करना। फुटनोट होता है हर पेज के बॉटम में और एंड नोट होता है कंप्लीट फाइल के लास्ट में। तो फुटनोट हर पेज के बॉटम में होता है और एंड नोट बिल्कुल फाइल के लास्ट में होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉटम। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्यूटर ब्लैंक के माध्यम से डेटा रिसीव करता है। जब आप कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हो प्रोसेसिंग के लिए
तो वो डेटा आप किस डिवाइस से इनपुट करते हो, VDU से, इनपुट डिवाइस से, प्लॉटर से, या फिर आउटपुट डिवाइस से। तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भी हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, डेटा भेजते हैं कंप्यूटर में, तो क्या यूज करते हैं उसके लिए, इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तो जब भी कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है तो कौन सी डिवाइस यूज होती है वहां पर, इनपुट डिवाइस। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। असेंबली लैंग्वेज ब्लैंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज जो है वह किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता होगा। यह क्वेश्चन भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछा गया है। असेंबली लैंग्वेज ब्लैंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन की है, सेकंड जनरेशन की है, थर्ड जनरेशन की है, या फोर्थ जनरेशन की है। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है कि फर्स्ट जनरेशन की तो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन सी, बाइनरी 0-1। जो असेंबली है वो किस जनरेशन की है, सेकंड जनरेशन की है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन। जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है वह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमाइज्ड विंडो एक बटन के रूप में कहां दिखाई देती है। आपके कंप्यूटर पर यदि कोई सॉफ्टवेयर ओपन है, कोई डायलॉग बॉक्स ओपन है और आप उसको मिनिमाइज कर देते हो तो वह आपको कहां दिखाई देता है, एक बटन के रूप में। तो हमारे कंप्यूटर में टास्क बार होता है, सबसे नीचे बॉटम में टास्क बार होता है। जब भी आप किसी विंडो को मिनिमाइज करते हो तो वह बटन के रूप में कहां दिखाई देती है, टास्क बार में दिखाई देती है। टास्क बार हमेशा बॉटम में होता है, जो कि यह दिखाता है कि कौन कौन से टास्क अभी आपके कंप्यूटर पर चल रहे हैं। तो टास्क बार किसी भी मिनिमाइज विंडो को शो करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टास्क बार। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से डेटा को सीडी में कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। इससे पहले हमने देखा था सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना मतलब रिपिंग। अब हमसे पूछा गया है कंप्यूटर के डेटा को यदि हम सीडी में कॉपी करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाउनलोडिंग, बर्निंग, रिपिंग या अपलोडिंग। सीडी का डेटा जब कंप्यूटर में कॉपी करते थे तो वो थी रिपिंग, लेकिन जब कंप्यूटर का डेटा सीडी में कॉपी करते हैं तो उसे कहा जाता है बर्निंग। आपने सुना होगा सीडी बर्न करना। सीडी बर्न करने का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का डेटा सीडी में कॉपी करना। तो कंप्यूटर के डेटा को सीडी में कॉपी करना कहलाता है बर्निंग और सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना कहलाता है रिपिंग। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलना है। आपने यदि हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अब हमें साइपर टेक्स्ट को मतलब एक सीक्रेट कोड को वापस किस में बदलना है, प्लेन टेक्स्ट में बदलना है। तो साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए रिसीवर साइड पर अप्लाई किया जाता है डिक्रिप्शन, और प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलने के लिए सेंडर साइड पर अप्लाई किया जाता है इनक्रिप्शन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीपीसीटी के लिए। और जब भी आप कोई नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते हो, कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, तो उसको सिक्योरिटी के साथ शेयर करने के लिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलता है और डिक्रिप्शन साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिक्रिप्शन। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट है। एमएस वर्ड में यदि आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग का मतलब है अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाना, आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो आप यदि फॉन्ट की विंडो को ओपन करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एफ, कंट्रोल डी, कंट्रोल पी या कंट्रोल ए। इस क्वेश्चन में आप यदि थोड़ा सा सोचें समझें तो आपको आंसर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यदि आपको शॉर्टकट की याद है तो कंट्रोल एफ तो होती है फाइंड की शॉर्टकट की, कंट्रोल पी होती है प्रिंट की शॉर्टकट की, कंट्रोल ए होती है सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की। अब बचा क्या, कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी से आप एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिल गए, आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। कंट्रोल एफ का की शॉर्टकट की होती है, किस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है, फाइंड की। कंट्रोल पी किस चीज की शॉर्टकट की होती है, प्रिंट की, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालना। यदि कंट्रोल ए की होती है सिलेक्ट ऑल की, यदि आप पूरे डॉक्यूमेंट को, कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए से कर सकते हो। बचा यहां पर क्या, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से आप एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड में।
एमएस वर्ड में यदि आप कंट्रोल डी को प्रेस करते हो तो आपके सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए, 4 शॉर्टकट की आपने पढ़ी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल डी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज मीनू में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी शो होती है? यह थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। जब आप एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को चेंज करते हो, आपने देखा होगा होम टैब में एक फॉन्ट सेक्शन होता है, वहां पर फॉन्ट होता है, फॉन्ट साइज होती है, फॉन्ट के बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस टाइप के ऑप्शन भी होते हैं। तो हमसे पूछा गया है जो फॉन्ट का मीनू शो होता है उसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी शो होती है, 96, 72, 44 या 36। तो उस मीनू में मैक्सिमम फॉन्ट साइज शो होती है 72। सिर्फ मीनू के अंदर शो होने वाली फॉन्ट साइज मैक्सिमम है 72, लेकिन आप मैक्सिमम बढ़ाना चाहो तो आप 1638 तक बढ़ा सकते हो शॉर्टकट की से, मिनिमम कर सकते हो 1 तक, लेकिन उस मीनू में मैक्सिमम फॉन्ट साइज शो होती है आपको 72 और मिनिमम शो होती है 8। एमएस वर्ड में जो फॉन्ट साइज मीनू होता है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज शो होती है 8 और मैक्सिमम शो होती है 72, लेकिन आप शॉर्टकट की सहायता से मिनिमम कर सकते हो 1 और मैक्सिमम कर सकते हो 1638। देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकली। तो ये हमारा फॉन्ट साइज का मीनू है। यहां पर आप देखें तो मिनिमम आपको फॉन्ट साइज कितनी दिखाई देगी, 8, मैक्सिमम कितनी दिखाई देगी, 72। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इस फॉन्ट साइज मेन्यू में मिनिमम फॉन्ट साइज आपको याद रखनी है 8 शो होती है, मैक्सिमम शो होती है 72, लेकिन आप शॉर्टकट की हेल्प से मिनिमम कर सकते हैं इसको 1 और मैक्सिमम कर सकते हैं 1638 तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 72। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। 7th रो और 11th कॉलम के इंटरसेक्शन से बनने वाले सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? जो आपको एक्सेल में वर्कशीट मिलती है उसमें मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं, तो हमसे पूछा गया है 7th नंबर की रो और 11th नंबर के कॉलम का एब्सोल्यूट एड्रेस। यदि रिलेटिव एड्रेस पूछा जाता तो बात अलग थी, यहां पर हमसे एब्सोल्यूट एड्रेस पूछा गया है। एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एड्रेस जो कि चेंज नहीं होता है। यदि आप फॉर्मूले या फंक्शन में इसका यूज करते हो और आप फॉर्मूले फंक्शन को आगे ड्रैग करते हो तो वह चेंज नहीं होता है। रिलेटिव एड्रेस चेंज हो जाता है लेकिन एब्सोल्यूट एड्रेस चेंज नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए आपको याद रखना है डॉलर साइन का यूज किया जाता है। रो के आगे भी और कॉलम के आगे भी क्या लगाया जाता है? डॉलर। तो एक्सेल में कोई भी एब्सोल्यूट एड्रेस जब बनता है तो रो नंबर के आगे और कॉलम नंबर के आगे क्या लगा होता है? डॉलर। तो आप देख सकते हो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। तो आपसे क्या पूछा गया है? 7th नंबर की रो, तो 7 तो आएगा ही आएगा, और 11th नंबर का कॉलम। तो रो का जो रिप्रेजेंटेशन होता है एक्सेल में वो 1 2 3 से होता है, तो ये तो 7 ठीक है, लेकिन कॉलम का रिप्रेजेंटेशन होता है ABCD से, ABCD इस टाइप से होता है। तो आपको देखना पड़ेगा ABCD में 11वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। ABCD में 11वें नंबर पर आता है K, तो K7 हुआ आपका रिलेटिव एड्रेस। K7 क्या निकला आपका? रिलेटिव एड्रेस। इस रिलेटिव एड्रेस में यदि आप कॉलम के आगे और रो के आगे डॉलर लगा दोगे तो ये बन जाएगा एब्सोल्यूट एड्रेस। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको आंसर देखने मिलेगा डॉलर के $7। 7th नंबर की रो और 11th नंबर के कॉलम को जब इंटरसेक्ट करते हैं जो सेल बनता है उसका एब्सोल्यूट सेल एड्रेस होगा K7। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको यहां पर कैलकुलेशन करना होगा। एमएस एक्सेल में निम्न फॉर्मूला टाइप करने पर क्या आउटपुट प्राप्त होगा? यदि हम एक्सेल में यह वाला फॉर्मूला टाइप करते हैं तो हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा? इस टाइप के क्वेश्चन सीपीसीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को देखा है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैथ की एक टेक्निक यूज करनी है, बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है? पहले ब्रैकेट ओपन किए जाते हैं, फिर डिवीजन किया जाता है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन इस टाइप से किया जाता है ना। तो आपको इसको सॉल्व करना है यदि, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या ये कैरेट कैप का साइन कहलाता है, ये इसको कैरेट या कैप कहते हैं, ये डिवाइड है। ठीक है, तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले आपको कैरेट को सॉल्व करना। कैरेट का मतलब होता है पावर। तो
2 के ऊपर यदि हम 0 की पावर लगा दें, किसी भी नंबर के ऊपर जब 0 की पावर लग जाती है तो वो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कोई भी नंबर हो यदि हम उसके ऊपर 0 की पावर लगा दें तो वो क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये कैप या कैरेट कहलाता है। हमने 2 के ऊपर 0 की पावर लगा दी तो वो हो गया 1। अब इस 1 का यदि आप 4 से इंटू करो, यहां 1 आ जाएगा, इस 1 का 4 से इंटू करो तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4। अब क्या बचा? डिवाइड 4। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। यहां पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और ध्यान रखें कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया जाता है, लेकिन यह जो ऑपरेटर है कैरेट या कैप जो है इसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हमने इसको पहले सॉल्व किया है। इसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। इसको हम एक्सेल में प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एक्सेल में चलते हैं, यहां पर हम अपना फॉर्मूला टाइप करते हैं। फॉर्मूला था इक्वल, सबसे पहले आपको इक्वल टाइप करना है 4 के बाद आपको टाइप करना है इंटू 2, 4 इंटू 2 कैरेट 0/4। यह हमारा फॉर्मूला था। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन को आपको पहले कैरेट या कैप को सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में डिवाइड कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। वाईफाई एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका यूज आजकल आप इंटरनेट कनेक्शन के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए करते हैं। ठीक है, वाईफाई जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली आज के समय पर टेक्निक है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस होती है, बिना वायर के आपको यह कम्युनिकेशन करने की सुविधा देती है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी एक ऐसी टेक्निक जो कि आपको बिना वायर के कम्युनिकेशन करने की, इंटरनेट कनेक्शन की, इंफॉर्मेशन को शेयर करने की सुविधा देती है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वायरलेस फिडेलिटी। तो आज की वीडियो में हमने करीब 20 क्वेश्चन पर डिस्कस किया। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत से क्वेश्चन इसमें बार बार पूछे गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।